अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। यानी कि अगर कोई भी बीवी अपने शरई और लीगल कोई हकूक़ जो है वो हस्बैंड के नहीं अदा कर रही, तो हस्बैंड जो है वो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कोर्ट में जाके फ़ाइल कर सकता है। यानी कि बीवी अगर कोई अपने मेके चली गई है, अपने वालिदैन के घर चली गई है, कोई 2-4 महीने 6 महीने हो गए हैं, वो वापस नहीं आ रही, तो हस्बैंड जो है ये सूट फ़ाइल करके बीवी को वापस ला सकता है। और ये सूट बीवी भी फ़ाइल कर सकती है। अगर हस्बैंड कहीं चला गया तो बीवी भी ये सूट फ़ाइल करके हस्बैंड को ला सकती है। ये दोनों कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब कोई भी वाइफ चली जाए, लड़के और परफॉर्म ना कर रही हो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस और शादीशुदा अज़वाजी हकूक़ ना पूरे कर रही हो हस्बैंड के। दूसरा फिर ये पॉइंट इसका ये है कि ये फैमिली कोर्ट ब्रांच डायरी ब्रांच में फ़ाइल किया जाता है। डायरी ब्रांच इसको मार्क करेगी और उसके बाद जो है रेलेवेंट जज जो है उसके पास ये केस फ़ाइल हो जाएगा। उसके बाद जो है कोर्ट इशू करेगी, नोटिस जारी करेगी दूसरी पार्टी को, यानी कि बीवी को भी जारी करेगी। तो बीवी भी आके जवाब देगी। तो उसके बाद फिर जो है ना ये नॉर्मली जो है ना ये हस्बैंड के हक़ में जो है ना फ़ैसला हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो इसके इम्पोर्टेंट नोट करने वाले थे। तो अब आइए इसको हम ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले वही हम लिखेंगे, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद पावर ऑफ जज फैमिली कोर्ट। ये फैमिली कोर्ट में है, फैमिली केस है तो फैमिली कोर्ट में जाएगा ये। उसके बाद जो है हस्बैंड का नाम आ जाएगा, तो हस्बैंड फ़ाइल कर रहा है तो प्लेंटिफ आएगा। उसके बाद बीवी, डॉटर ऑफ और रेजिडेंट ऑफ, सारा एड्रेस जो है ना वो डिफेंडेंट आ जाएगा। इसके बाद इसका टाइटल आ जाएगा सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसको हम हकूक़ ज़न अशोई भी कहते हैं। तो उसके बाद हमने फैक्ट्स लिखने होते हैं। जैसे कि आपको मैंने लास्ट 2 लेक्चर में जो हमारी ये लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज़ चल रही है, इसके मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम फैक्ट्स बयान करते हैं। फैक्ट्स के बाद कॉज ऑफ एक्शन आता है, कॉज ऑफ एक्शन के बाद जुरिस्डिक्शन और फिर जो है ना उसकी कोर्ट फीस। ये 4 इसके मेन सेक्शन होते हैं। फैक्ट्स पहला, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, तीसरा जो है जुरिस्डिक्शन और चौथा जो है कोर्ट फीस। ये हर जो है दावे में ना ये लाजमी होता है, ये सीक्वेंस होता है। अब देखें इसमें जो फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जो पहले फैक्ट शुरू में जो सबसे पहले होता है फैक्ट, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जो लास्ट में होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। जैसे जैसे होते जाते हैं तो उसको हम फैक्ट्स को लिखते जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला फैक्ट क्या हो सकता है कि पहले सबसे पहले तो शादी हुई होगी, जैसे कि हमने खुला में देखा था, उसमें भी यही था, सबसे पहले शादी हुई थी। अब इसमें भी हम देखेंगे कि जो है ना द प्लेंटिफ वाज मैरिड टू द डिफेंडेंट अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम राइट्स अबाउट 5 years ago एंड शरई डावर वाज पेड बाय द प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ जो है ये हस्बैंड जो है ये कह रहा है कि 5 साल पहले शादी हुई थी जो कि डावर फिक्स हुआ था और मैंने पे कर दिया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। शादी हो गई, उसके बाद उसने ना हक मेहर भी दे दिया उसने। उसके बाद कहता है कि that the plaintiff and defendant were living happily and were performing marital obligation with each other when about 8 months ago the relatives of the defendant came in the house of the plaintiff and requested that marriage ceremony is going to be solemnized and presence of the defendant is necessary। यानी हमारे ख़ानदान में एक शादी है तो उसमें डिफेंडेंट का शामिल होना ना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको आप जाने की इजाज़त दे दें। तो फिर मैंने भी आगे फिर प्लेंटिफ कहता है कि मैंने भी जो है वो फिर इजाज़त दे दी। थर्ड पॉइंट ये है कि दैट द प्लेंटिफ एग्रीड एंड द डिफेंडेंट वेंट विद हर रिलेटिव एंड टुक विद हर कैश ऑफ 80,000 रुपीज़ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट 6 तोलास अलॉन्ग विद प्रीशियस क्लॉथ्स। यानी कि प्लेंटिफ ने जो है ना एग्री हो गया, उसको पैसे भी दिए, उसने 80,000 रुपये दिए, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी दिए, 6 तोला सोना भी दिया उसको, प्रीशियस क्लॉथ्स भी दिए एंड प्रॉमिस दैट शी विल कम बैक इन सम डेज। और उस लड़की ने फिर बीवी ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। ठीक है। 4th पॉइंट है दैट एज़ पर प्रॉमिस प्लेंटिफ अप्रोच्ड। जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था, प्लेंटिफ जो है हस्बैंड जो है वो डिफेंडेंट के घर जाता है एंड एज पेरेंट्स डिफेंडेंट पोस्टपोन, जो डिफेंडेंट जो है बीवी जो है वो पोस्टपोन कर देती है अपने घर वालों के उकसाने पे और फैमिली और ब्रदर्स के उकसाने पे उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। ठीक है, ये सारा अपने दावे में लिखना है। उसके बाद 5th पॉइंट है दैट द प्लेंटिफ अगेन अप्रोच द डिफेंडेंट
फिर दोबारा प्लेंटिफ जो है ना दोबारा एक दफ़ा बनाने जाता है, उसको कहता है कि तुम वापस आओ, मेरे पास आओ। फिर कहता है कि द प्लेंटिफ अगेन अप्रोच द डिफेंडेंट पेरेंट्स हाउस in order to join the defendant, but defendant totally refused to join the plaintiff as at the instigation of her family members। दोबारा उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसको इंस्टिगेट किया, उकसाया उसको कि हम तुमने नहीं जाना है इसके साथ। तो वो फिर दोबारा जो है ना वो वैसे ही लौट आया हस्बैंड। प्लेंटिफ दोबारा गया और उन्होंने फिर नहीं भेजा। अब क्या फिर आगे देखें, जो प्लेंटिफ कह रहा है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो इसके लिए जो है ना इसको मजबूर किया जाए कि ये मेरे साथ आ जाए। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि हस्बैंड ने बयान किए हैं। द 7th पॉइंट है दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। द कॉज ऑफ एक्शन जो है ना वो अरोज हुआ प्लेंटिफ के फेवर में एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जब डिफेंडेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, एंड ज्वाइन द प्लेंटिफ, रिफ्यूज़ टू ज्वाइन द प्लेंटिफ एंड द कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। और ये कॉज ऑफ एक्शन अभी तक जारी है, जारी और सारी है, यानी कि अभी तक डिफेंडेंट बीवी नहीं आई। तो ये कॉज ऑफ एक्शन हो गया। जब बीवी ने इनकार कर दिया आने से तो ये कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो गया, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट मैंने आपको बताया था कि उसके बाद जुरिस्डिक्शन लिखना है हमने कि दोनों लाहौर में रहने वाले हैं, तो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, और साथ कोर्ट फीस जो है ना हमने इसके साथ लगा दी, चिस्पंग कर दी है हमने। उसके बाद पेयर क्रॉस जो है ना कोर्ट से हम इस्तदा क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहना है, Hence it is prayed that the decree of the restitution of conjugal rights may kindly be passed in favor of plaintiff। के डिक्री जो है ना कंजुगल राइट्स की जो है ना वो प्लेंटिफ के हक़ में जारी की जाए। एनी अदर जो रिलीफ है कोर्ट वो भी जो मुनासिब समझ गया कोर्ट वो भी अवार्ड कर सकती है। उसके बाद फिर प्लेंटिफ का साइन आ जाएंगे, फिर थ्रू जो है काउंसिल यानी कि एडवोकेट, हाई कोर्ट का नाम, एडवोकेट का नाम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे जी वेरिफिकेशन में लिखना है, वेरिफिकेशन आप सारा कुछ डेट डाल देना है कि पैराग्राफ नंबर 1 to 9 आर करेक्ट, ये ठीक हैं। और उसके बाद लिखना जी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड द कंटेंट और द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ आर ट्रू। और दूसरी जो है ना बाकी जो पैराग्राफ है ना वो सही हैं मेरी यकीन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ बेस्ट ऑफ माई बिलीफ, यानी कि मेरे बिलीफ के मुताबिक बाकी पैराग्राफ जो है ना वो ट्रू हैं। तो इसके नीचे फिर प्लेंटिफ आ जाएगा। ये सारा जो है ना ये ओथ हमें देना पड़ता है कि मैं हल्फन कह रहा हूँ ये सारा कुछ, तो उसके बाद साइन आ जाएंगे। तो ये एक था सूट था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। जब भी किसी की बीवी चली जाए लड़के, तो हस्बैंड के पास ये इख्तियार है कि वो बीवी को वापस ला सकता है केस करके। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी, इसमें फैक्ट्स बयान किए हमने 4, 5, 7, 8 जितने भी फैक्ट्स जो इसमें आगे पीछे हो सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं हम, कम भी कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख सकते हैं हम। तो फैक्ट्स के बाद फिर हमने बताना जी कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज़ हुआ, और उसके बाद फिर दोनों की जुरिस्डिक्शन है, और फिर जो है लास्ट में कोर्ट फीस जो है ना फिक्स कर दी है। तो ये एक ड्राफ्ट था, इसको आप प्रैक्टिस करें, खुद ड्राफ्ट करने की कोशिश करें, अपने खुद पॉइंट्स बनाएं। ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट्स लिखें, आप और सोचें कोई पॉइंट्स और क्या पॉइंट्स बना सकते हैं। इसके मैं जो है वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना ये साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अटैच कर दूँगा, तो आप इसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी जो है जो यंग लॉयर्स हैं, जो नए जो अभी BLLB करके आए हैं, तो वो अगर कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो वो इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल के केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ख़ुद भी आप कोशिश करें कि ख़ुद अपने पॉइंट्स बनाएं और इसके अलावा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।